ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 12 जिसका नाम लाइट है। ठीक है, लाइट चैप्टर के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है क्लास 6 में कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और किसी भी मिरर या जो भी ट्रांसपेरेंट चीज है जैसे मिरर वगैरह, तो उसके थ्रू हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइट होती क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। एक तरह की एनर्जी है जो हमारी आंखों को इस लायक बनाती है कि हम चीजों को देख पाए। हमें कोई चीज कैसे दिखती है, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास आती है तो हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आप अपने घर में अगल बगल कोई भी चीज देख रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपकी बुक का ही, कि आप अपनी बुक को देख पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल तब हो पा रहा है जब आपकी बुक के ऊपर लाइट पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों तक आई, तब जाके आपका आंख एक्टिवेट हुआ और उन चीजों को देख पा रहा है जहां जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है। अब यहाँ बात हो रही है कि सबसे पहला टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का, लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम इसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि व्हेन वी स्ट्राइक ए बीम ऑफ लाइट ऑन एनी सरफेस एंड द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कम बैक इन द सेम मीडियम, तो उस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दैट फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी मीडियम में टकराकर किसी ऑब्जेक्ट से वापस उसी मीडियम में लौट आए। मीडियम क्या है? मीडियम जैसे एयर, वाटर, ये सब मीडियम हुए। तो जैसे कमरे में अब लाइट आपने जलाया और लाइट से किसी सरफेस पर आपने स्ट्राइक किया, ठीक, स्ट्राइक होने के बाद वो लाइट वापस उसी मीडियम में लौट आई, तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू करके दिखाता हूं, आप लोग को दिखेगा यहीं बोर्ड पर ही एक लेजर लाइट के थ्रू कोशिश करते हैं। तो अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब सिंपली यही है कि अगर आप किसी लाइट बीम को किसी, जैसे ये देखिए, उम्मीद है ये लाइट दिख रही होगी। अब ये लाइट यहां से तो रिफ्लेक्ट बैक हो नहीं पा रही है क्योंकि ये बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है जो हमारा बोर्ड है। लेकिन अगर मैं एक प्लेन मिरर ले लूं, रिफ्लेक्टेड लाइट तो यहां आपको दिख नहीं पाएगी, लेकिन ये देखिए, जैसे ये प्लेन मिरर हमने लिया, अब प्लेन मिरर पर हमने लाइट स्ट्राइक किया तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा कुछ करते हैं कि आपको भी दिखाई दे, बोर्ड पर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बोर्ड पर एक पॉइंट दिख रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का। यस सर। हाँ, आपको दिख पा रहा होगा, ये दिख रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट। मैंने मिरर पर, देखिए, मैंने मिरर पर इसको स्ट्राइक किया है और इसका रिफ्लेक्शन ये देखिए बोर्ड पर आ रहा है। दोनों एक साथ दिखा पाना, अच्छा ठीक है, देखिए अभी दिख रहा है। यस सर। तो ये जो बीम बन रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और सेम मीडियम में है। जिस क्लास में मैं हूं उसी क्लास में ये रिफ्लेक्शन भी है, तो दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी जानेंगे अभी। तो देखिए, क्योंकि मिरर स्मूथ सरफेस है तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन या प्लेन रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए प्लेन रिफ्लेक्शन कैसे होता है। प्लेन रिफ्लेक्शन का मतलब कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है, अब
बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, ये कोई मिरर है, ओके। मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है। अब ये लाइट बीम इस स्मूथ सरफेस मिरर पर इंसिडेंट हुई, तो जो रे इंसिडेंट होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। और जिस पॉइंट पर मिरर पर ये टकरा रहा है, यहाँ एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं या सोचते हैं, समझते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कोई बताए जो पढ़ चुका है? नॉर्मल। नॉर्मल है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट रे, जो ये जिस पॉइंट पर टकराई उस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ है ड्रा की हुई हो गया नॉर्मल। अब ये लाइट जब मिरर से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर इस साइड जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो एक पॉइंट पर होगा, ऐसे ही अगर कई रिफ्लेक्टेड रे, अरे कई इंसिडेंट रे इधर से आए, कई आ रहे हैं, मान लीजिए टॉर्च से हमने इस मिरर पर स्ट्राइक किया लाइट से, तो हर एक पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन, और हर एक रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एक और फिगर बनाते हैं ताकि इस चीज को क्लियर कर पाए आप। ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ आई टकराई तो ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया नॉर्मल जिसे हम परपेंडिकुलर लाइन। अब ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जितना भी एंगल होगा, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा, हमेशा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो दो लॉ। पहला लॉ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज सेम प्लेन पर होंगी, सेम प्लेन पर है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल रहेगा। अभी यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जिसे ना समझ में आया एक बार बोल दे ताकि मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूं। यस, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्लियर है? चीजें दी है। अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा, चाहे ये सरफेस स्मूथ हो या ना हो, हमेशा ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने पहला नाम लिया प्लेन रिफ्लेक्शन। जैसा कि प्लेन रिफ्लेक्शन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्लेन रिफ्लेक्शन का मतलब किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया जा रहा है। तो हमने टॉर्च से ऐसे बीम दिया, अब टॉर्च से कई लाइट बीम आ रही है इस मिरर पर। ये नीचे जो सिंबल बना है ये मिरर है स्मूथ,
अब इस मिरर पर जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक एक नॉर्मल हम ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब एक एक नॉर्मल ड्रा किए तो एंगल भाई जब इंसिडेंस रे है तो रिफ्लेक्टेड रहेगी तो होगी, तो इस वाले इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे ये है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए ए वाली रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, बी वाली रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई, सी वाली रे यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आई, डी वाली रे यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आई। और सब केस में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये हर एक केस में इक्वल होगा, यानी बराबर एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट, तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, सारी की सारी लाइटें एक दिशा में चली गई। तो ऐसा जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो क्या करेगा, ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा, चमक। जितनी चीजें हमको चमकती हुई दिखती है, जो भी हमारे घर में आसपास आते जाते रोड पर अचानक से हमारी आंख चमक जाती है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट होंगे, स्मूथ ऑब्जेक्ट होंगे, और उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे प्लेन रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी आंखें चमक जाती हैं। जैसे आप लोग अपनी क्लास में भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, हाथ में वॉच लगाए, कहीं से आ रही है धूप और उस लाइट को अपने फ्रेंड के हाथ पर आप जो है रिफ्लेक्ट बैक करके उससे आंखों में ग्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं ऐसा कभी कभी आप लोगों ने किया होगा अपने घर पर भी। तो वहां पर ये स्पष्ट है कि कौन सा रिफ्लेक्शन होता होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता होगा, प्लेन रिफ्लेक्शन होता होगा। अब जब हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ गए, समझ में आया कि हम ही को केवल समझ में आया, आप लोगों को भी आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग केस, दूसरा पॉइंट है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है, अभी हम लोग स्मूथ सरफेस की बात कर रहे थे, अब स्मूथ सरफेस की बात नहीं हो रही, अब कुछ इस तरह का रफ सरफेस है, कोई ऐसे कोई रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस पर लाइट की बीम्स आ रही हैं ऐसे। इस बार हम 4 केस लेते हैं, ए बी सी डी। ये इंसिडेंट में हो रहे क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पर, और जहां जहां टकरा रही है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग नॉर्मल ड्रा करें। नॉर्मल क्या होता है, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन मैंने एक ड्रा कर दिया, सभी के सभी ठीक। अब सभी के इस पर मैंने नॉर्मल भी ड्रा कर दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी और ये भी, ये सब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल के बीच का एंगल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये भाई साहब को ऐसे कर देते हैं, ये ए हुआ, इनको इतना जा रहा है, ये बी हुआ, इनका कुछ इधर आ रहा है, ये सी हुआ, सी पॉइंट, और ये है ये डी, ठीक। ये अब बताइए कि पहले वाले केस और इस वाले केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उनमें कोई वेरिएशन है, कोई डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। पहले वाले केस में जितनी लाइट रे इंसिडेंट हुई थी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पैरेलल थी, बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह ऐसे गए थे। इस बार क्या होगा,
कि एक लाइट में रिफ्लेक्ट इधर गई, एक इतना इधर गई, एक यहाँ आ गई, एक इधर गई, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप ये थोड़े कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर आपने बराबर नहीं रखा। अरे भाई मैंने बराबर रखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने फेल नहीं किया। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही कि ये जो सरफेस था ये स्मूथ सरफेस नहीं था, अप एंड डाउन सरफेस था, रफ सरफेस था। तो जब रफ सरफेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग जगह पर होंगे। उस समय क्या था कि प्लेन सरफेस था, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बड़े दूर दूर थे लेकिन एक बराबर वाले लेयर पे थे। अब यहाँ पर जो लेयर ऊपर नीचे है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी तो अलग अलग हिसाब किताब होगा। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को जो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इस तरह का रिफ्लेक्शन ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे आपके घर की दीवार, भाई सनलाइट तो आपके घर की दीवारों पर भी पड़ रहा है बाहर से, तो क्या घर की लाइट पे दीवार बहुत चमकने लगते हैं? नहीं चमकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर की दीवार है वो बहुत स्मूथ सरफेस थोड़े मिरर की तरह, तो वो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। चीज हमें दिखेगी लेकिन ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं होगा। और वही कई बिल्डिंगें होती हैं जिनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, आपने अपने स्कूल के सामने वाले बिल्डिंग में भी देखा होगा, वहां शीशा लगा हुआ है मिरर पूरा पूरा, तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो ग्लेयर प्रोड्यूस करता है, चमकता है। अगर हमारे आंखों तक वो रोशनी आ रही है तो रिफ्लेक्ट होगी। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन या रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। स्पेशली 7th A2 के बच्चों से पूछ रहा हूं, अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो वो बताए कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। Yes? Class 7th A2? Is there anyone? डरने की बात नहीं भाई, आप बताओ ना, नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। कोई है 7th A2? इसका मतलब कोई नहीं जुड़ा है 7th A2 से। चलिए कोई नहीं, 7th A1 या A3 बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तो 3 टॉपिक की बात की है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर उसमें हम लोगों ने सीखा इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने सीखा, फिर हम लोगों ने बात किया रेगुलर रिफ्लेक्शन की और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब इतना कुछ जानने के बाद अब इसमें प्लेन मिरर, अच्छा कुछ और चीजों को मैं शो भी करता चलूं। प्लेन मिरर तो आप लोगों ने देख ही लिया, अपने घर में भी आप प्लेन मिरर देखते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है और लाइट रे जब इस एंगल पर पड़ेगी, जैसे किसी भी पॉइंट पर अगर आकर लाइट इस साइड से टकराएगी तो वहां जिस जगह टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। इधर वाली लाइट क्या होगी? इंसिडेंट रे होगी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी अभी हम लोग देखे थे दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इस तरह से प्लेन मिरर के बारे में तो आप लोग समझे। अब बात करते हैं, कुछ एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, उसे आप ट्राई करिएगा। मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बता चुका हूं इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं सीधे हम लोग इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन, एक इमेज दिया कर रहा हूं, आपके बुक में भी दिया है, आप उसको अपनी बुक पे उस पेज को ओपन रखिएगा। क्लियर? यहाँ क्लियर होगा, ठीक। इमेज क्लियर चाहते हैं, कैसे जोड़ दिया जाए भाई?
अब देखिए एक इमेज दिया हुआ है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है? सर यस बेटा, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर दिया हुआ है और इस प्लेन मिरर में यहां एक सोर्स बना हुआ है एस, ठीक है, और इस सोर्स से एक लाइट यहां, जिसका नाम इन्होंने रखा ए पॉइंट, और एक लाइट भी यहां पर है जिसका नाम रखा गया बी। तो ये कौन सी रेज हुई? यस बताया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे हुई तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमको मिल गया। इस पर हम लोग नॉर्मल एक ड्रा कर दे, नॉर्मल ड्रा कर दिए, और नॉर्मल ड्रा करने के बाद इन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। यस बेटा, सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एंगल तो अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। यू ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये रे एंगल ज्यादा है तो भी रिफ्लेक्टेड हो गई। अब देखिए अगर ये दोनों रेज को हम ध्यान दें तो ये दोनों रेज, ये वाली और एक ये पीछे जाकर कहीं मिलेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी ऐसे बढ़ती ही जा रही है, तो पीछे तो कहीं मिलना नहीं है इन रेज को, ठीक है। तो ये रेज हमें ऐसा समझ में आएगा कि कहीं इधर से आकर यहां कैसे चल रही है। अगर इन्हें पीछे बढ़ाया जाए तो यहां कहीं से लग रहा है कि रिफ्लेक्ट बैक हो मिरर पे, इसका मिरर पे इधर दिख रहा है, ये मिरर है, यहां पर टॉर्च से एक लाइट बीम आपने इंसिडेंट की यहां इनका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ये क्लियर हो रहा है जैसे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पीछे तो कहीं जाकर मिलेगी, तो ये लाइट रे कहीं यहां से मिरर के इस साइड से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है, रियलाइज हो रही है। तो इसका इस सोर्स का इमेज यहां पर एस डैश बन रहा है। यही आपने इस बुक में इमेज दिया होगा। तो यहां पे आप एक खास बात और जानने की जरूरत है कि इमेज बनी, आपको इमेज रे डायग्राम से दिख रहा है, लेकिन ये इमेज दो तरह की बनती है, ठीक है। अब यहाँ चूंकि प्लेन मिरर सर की बात हो रही आवाज है, नहीं आ रही, आवाज फट रही है। मेरी आवाज कट रही है रहा के? यस सर। नेटवर्क इशू हो सकता है, अभी तो फिलहाल सब सर आप सही चल रहा है है, इसलिए। ठीक है कोई नहीं, कनेक्ट हो जाएगा, दो सेंड कर देते हैं। सर माइक का इस्तेमाल करिए। क्या बेटा? सर माइक का इस्तेमाल करिए। ठीक है, माइक म्यूट कर दीजिए, आप लोग सुनिए। अब ध्यान दीजिए, ओके। अब इमेज भी दो तरह की बनती है, आगे है वो टॉपिक, यहाँ पर तो ये बात। अब इसमें क्या हुआ, इमेज दो तरह की कैसे, एक वर्चुअल इमेज और एक इमेज होती है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? जहां इस तरह के इंसिडेंट ऐसे कैसे जाए कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से दूर जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे से वो लाइट पे आ रही है, और ये एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जैसे लाइट इंसिडेंट किए तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी
और रिफ्लेक्टेड लाइट अगर वास्तव में एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इस तरह के केस में जो इमेज बनेगा उन इमेजेस को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, और रियल इमेज किसे कहेंगे कि अगर हम इंसिडेंट करेंगे को और वो वास्तव में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इन रियल वर्ल्ड तो हम उस तरह के इमेज को रियल इमेज कहेंगे। आप पेज नंबर 181 पर जरा ध्यान दीजिए। यहां देखिए वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के लिए डिफाइन किया है। थोड़ा सा रीडिंग कर दे रहा हूं ताकि जो मैं बोला हूं वो बात कैसे वो कह रहा है समझ लीजिए। देखिए, ए वर्चुअल इमेज इज एन इमेज दैट अपीयर टू बी फॉर्म थ्रू एन apparent इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो वर्चुअल इमेज है वो आभासी इमेज है और रेज के apparent इंटरसेक्शन आभासी इंटरसेक्शन से बना हुआ प्रतीत होता है। ये देखिए, ये रेज इधर तो कहीं काटेंगे नहीं, आगे एक दूसरे को कहीं भी बढ़ाते चल जाएगी, एक दूसरे से दूर ही जाएंगी, तो ये कहीं इधर काटती हुई प्रतीत हो रही है, apparent इंटरसेक्शन। तो इस तरह का कोई इमेज बन रहा है तो हम उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज, जो कि प्लेन मिरर में हम जितना इमेज देखते हैं किसी भी तरह के प्लेन मिरर में वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। अब रियल इमेज की बात करें, by using appropriate spherical mirrors we can get an image that is formed through an actual intersection of the reflected ray. We call such an image as a real image. क्या कर रहा है कि प्लेन मिरर से तो रियल इमेज हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ दूसरे तरह के मिरर होते हैं जिन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अभी उसके बारे में आगे बात होगी। वो दो तरह के स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो उनमें कुछ व्यवस्थाओं के साथ क्या होता है, आप रियल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें रे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका इमेज हमें अपने रियल वर्ल्ड में स्क्रीन पर दिखाई देगा, मिलेगा। ठीक है, और ये वाला इमेज जो वर्चुअल इमेज है ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, मतलब आपको मिरर के दूसरे साइड पर हुआ दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो जरा से बात अब कर लेते हैं प्लेन मिरर में कुछ और दो पॉइंट जो में दिए हुए हैं जिसे हमें जानना चाहिए कि इवन ए प्लेन मिरर कैन शो द फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में हम लोग अपना पूरा इमेज देख पाते हैं, लेकिन छोटे से छोटा कितना बड़ा प्लेन मिरर लें कि हमारा पूरा बॉडी का इमेज बन जाए उसमें, तो कितने बड़े साइज का हमें प्लेन मिरर लेना चाहिए कम से कम? तो कह रहा है कि कम से कम आपकी जितनी हाइट है उस हाइट के आधा लंबाई का प्लेन मिरर होना चाहिए, तब आप अपना पूरा बॉडी का इमेज उसमें देख पाएंगे। कम से कम आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक, अगर आपको अपना बॉडी का पूरा इमेज देखना है तो कम से कम छोटे से छोटा मिरर लेंगे तो भी उसकी लेंथ आपकी लेंथ के लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी आपके पूरे शरीर का इमेज उसमें बन पाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है इसमें, टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ यू नीड ए प्लेन मिरर हाफ ऑफ योर हाइट। और दूसरी चीज एक और पॉइंट आपको सिखा बता रहा, देखिए ये सारे पॉइंट्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में भी टेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। When a plane mirror moves towards a stationary object with a speed u, the image will move with the speed 2u in the same direction at that of the mirror. मान लीजिए ये मिरर, ठीक, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस मिरर की ओर आप तेजी से चलते आ रहे हैं तो आपकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो आपकी जो इमेज है
उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ये आप बड़े क्लास में जाएंगे तो और डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। इनसे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। क्योंकि अभी क्लास 7 है, 6 है, तो इन क्लासेज में बस एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि ऐसा भी होता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? यस, किसी का जवाब आया नहीं? स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अरे डरिए नहीं भाई, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यस बोलो। अर्पित, क्या बात है, आज एकदम शांत हो, आराध्य भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक ठीक। अब प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है इसको आपने समझ लिया। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। देखिए, स्फेरिकल मिरर किसे कह रहा है? जैसे कोई एक स्फीयर है, ठीक, एक स्फीयर लेने के बाद इस स्फीयर का कोई पार्ट ऐसे कट करके निकाल दिया, ये पार्ट, ठीक है। अब इस स्फीयर को मैं डॉटेड लाइन का बना दे रहा हूं ताकि आप समझिए कि इस पार्ट को कट करके हटा दिया गया और ये केवल ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये इस मिरर का, इस ग्लास का एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, ये पार्ट कट करके निकाल लिए, तो ये पार्ट कट करके निकाल लिए, तो ये देखते हैं अंदर की ओर इस तरह दबा हुआ है, ऐसे दब गया है। फिर से दिखाते हैं, अगर इसको मैं कट करके इस लेयर से निकाल दें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और इस तरह का दिखेगा, और इसके इस बाहरी सरफेस को पेंट करके, इस बाहरी सरफेस को पेंट कर दिया गया है। ठीक है, बाहरी सरफेस को प्रिंट कर दिए, तो ये वाला जो सरफेस होगा ये एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इससे देखना किसी क्योंकि यहाँ लेंस की बात हो नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है मिरर की। ये वाला जो अंदर का सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, और बाहर वाला सरफेस हो गया पेंट वाला सरफेस। जैसे जो मिरर आप लेते हो तो वो मिरर पीछे की तरफ पेंट होता है ना, आगे से रिफ्लेक्शन होता है केवल। तो इसी तरह इस स्फेरिकल मिरर में भी जब कट करके निकाला गया तो इसके इस पार्ट से रिफ्लेक्शन और बाहर वाला पार्ट पेंट कर दिया गया। तो ऐसा मिरर जो अंदर की ओर इस तरह से धंसा हुआ, दबा हुआ, तो उस मिरर को हम कहते हैं, कौन सा मिरर? उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। आप जैसे इसको इस तरह से समझिए, जो स्पून आपके घर में है, तो स्पून में दो तरह के सरफेस होते हैं ना, एक चम्मच के अंदर और एक चम्मच के ऊपर का सरफेस। तो ये कंडीशन जब स्पून के अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर वाला सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। अब ये तो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है ना, तो जब स्फीयर का हिस्सा है तो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। जैसे ये स्फीयर को कैसे बना दें, तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस मिरर का कोई मिड पॉइंट होगा, बीच में कोई मध्य बिंदु, उस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है गोले का, तो उस गोले का जब रेडियस भी तो कुछ होगा, जब सेंटर पॉइंट है तो रेडियस भी होगा। तो पोल से लेकर यहां तक की दूरी को रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर वर्ड क्यों आया?
क्योंकि इस स्फीयर का एक कर्व इसको लिया गया है, एक आर्क इसको लिया गया है कट करके। तो उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आर्क, ये कर्व जो है एक स्फीयर का पार्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। इस कर्व का कोई सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु P, ये ले लिया। P से C तक की दूरी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। कंफ्यूजन हो रहा होगा तुरंत बोलिएगा, ताकि यहीं के यहीं मामला सॉल्व आउट कर दिया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाती हुई जो लाइन जा रही है, उस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जो पढ़ चुके हैं बताएं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जा रही है, उसे सेंटर ऑफ, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, अब देखना ये है कि ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है। प्लेन मिरर और इस मिरर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, प्लेन मिरर क्या था, एकदम स्ट्रेट ऐसे। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई बता सकता है? बताइए। इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक दिख रहा है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई बता सकता है क्या? सर आवाज नहीं आ रही है सर साफ से। सर सर अभी आवाज आ रही है? सर जो गिवन मिरर का पार्ट होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ सही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्लेन मिरर जो कि एकदम सीधा है, इसका भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? नो सर। नो सर। रूप में नहीं है। तो अब जान लीजिए, नहीं जानना थे कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। आज के बाद कोई पूछेगा तो आपको बताना है, थोड़ी थोड़ी बातें बड़े क्लास की मैं बताते चल रहा हूं कि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो पता नहीं कितने बड़े स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है। बहुत बड़ा सा स्फीयर होगा, तभी तो उसके इस पार्ट को हम सीधा देख रहे हैं। छोटा मोटा स्फीयर रहता तो इस तरह कर्वी रहता ये, लेकिन ये कर्वी नहीं है, सीधा है। यानी इसका मतलब इनफाइनाइट साइज का कोई स्फीयर है जिसके एक हिस्से को कट करके निकाला गया और उसे यूज किया जा रहा है। समझाने के लिए बता सकते हैं ना साइंटिफिक भाषा में। तो जब इनफाइनाइट साइज का स्फीयर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, उसका रेडियस भी इनफाइनाइट होगा। तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डोंट टू बी कंफ्यूज मत होइए, आपको केवल यहां तक की बात है, थोड़ा सा समझा देंगे। अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, पोल पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया और आपको प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया। अब इस पर देखते हैं कि तीन स्पेशल रेज कौन सी होती है। देखो, तीन स्पेशल रेज ये करती है कि मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, आप ही हो, और यहां से कोई लाइट रे, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे फोकस से होकर लौटती है। इस मिरर को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मिरर है इस लाइट को अंदर की ओर मोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो इस मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉन्केव मिरर को हम कहते ही हैं। साथ ही साथ इसे हम कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरर अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारी लाइट रेज को क्या कर देती है? मोड़ देती है अंदर की ओर। तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी
तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर लौटेगी। आपको ये देखिए यहाँ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 185 पर, पेज 185, ठीक है। पेज 185 पर आपको दिया है पहला वाला कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और अगर कोई लाइट रे, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है? ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अभी 6 में आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, नहीं तो 7 में करेंगे। सभी लोग यस, तो यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। कैसे? जहां पर लाइट टकरा रही है वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, स्पर्श रेखा, और उस स्पर्श रेखा पर इस पॉइंट पे जाते हुए इस पर एक 90 डिग्री लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। और वो 90 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे तो इस तरह से देखिए ड्रा होगी ऐसे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, सभी जगह पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब बात करते हैं एक तीसरे टाइप की रे, जो मैं के ऊपर इस तरह एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अभी कन्वेक्स भी बता देंगे। एक तीसरा है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से ऊपर जा रही है, ये देखिए यहाँ फोकस पॉइंट है, ये सी है, ये एफ है, और ये टी पोल। फोकस से होकर अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये तीनों केस हमें याद रखने पड़ेंगे। जिससे ये तीनों केस याद रहेगा तो आगे हम लोग जब रे डायग्राम स्टडी करेंगे तो उससे समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, एक और चीज, कनकेव मिरर को बता दिए, कन्वेक्स मिरर भी दिखा दे, तब आप उनको दिखाते हैं मिरर फिजिकली। कन्वेक्स मिरर क्या है कि अंदर वाला सरफेस पेंट किया गया और बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है, ऐसे। ये सी, ये एफ, और ये सॉरी इधर इसका फोकस है और इसका सी भी है, ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट भी यहां पर इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट गई। अब ये क्या करता है ना, इसे डाइवर्जिंग लेंस मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, ये फैलाता है लाइट को, तो डाइवर्ज कर दिया, ऐसे करें, ये ऐसे इधर की वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो पीछे लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई तो फिर तो मामला बिगड़ गया भाई। जो 3 नियम अभी हम लोगों ने सीखा था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट होती है हमेशा फोकस पे जाती है, तो इस केस में वर्चुअल हमें ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ये लाइन। तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है और कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज के साथ एक केस वर्चुअल इमेज का भी है। अब थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा देखो, ये बल्ज आउट होता है, बाहर को निकला हुआ, मैं दिखा रहा हूं आपको पहले कनकेव मिरर।
ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। कॉन्केव मिरर कैसे है, अब आप यहाँ प्रेजेंट तो है नहीं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा बल्ज आउट है बाहर की ओर और अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये वाला देखिए पेंट किया गया है, ठीक। तो इस तरह का कोई जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो और बाहर की ओर पेंट हो, तो इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अगर इमेज देख पा रहे हो, ये ऑप्टिकल पिन है, इससे एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए इस मिरर के पास इतना पास है तो इसका इमेज बड़ा दिख रहा है, और जैसे जैसे ले गया देखिए इमेज उल्टा बन गया, दिख रहा होगा उसमें पिन। अगर कहाँ है भाई पिन, ये लैब में प्रैक्टिकली कराएंगे हम। ये इमेज पीछे की चीजें देखिए उल्टी दिख रही है, मोबाइल होगा, तो जैसे जैसे इससे दूर चीजों को ले जाते हैं तो उसका इमेज क्या होने लगता है, उल्टा बनने लगता है। और इसी तरह ये है एक मिरर, ये मिरर कन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बल्ज आउट है, लेकिन ये बल्ज आउट वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। बल्ज आउट वाला पार्ट जो बाहर की ओर निकला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसकी तरफ देखिए ये वाला पार्ट ऐसे है मिरर, इस तरह बल्ज आउट वाला पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपको कभी भी दे दिया जाए पहचानने के लिए कि छू कर बताइए कौन सा कॉन्केव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर की पहचान ये है कि जो पेंट वाला पार्ट है अंदर की ओर धंसा होता है और जिससे रिफ्लेक्ट होता है वो पार्ट कुछ बल्ज आउट होता है, बाहर की ओर निकला रहता है, ठीक। तो ये दो मिरर है, इसमें भी इमेज, इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा। उसके अंदर देख रहे होंगे ऑप्टिकल पिन को कहीं भी ले जाएंगे, कितनी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहे उसका इमेज हमेशा सीधा बनता है। लैब में इसका प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। तो दो और चीजें लाए थे क्योंकि टॉपिक से अलग है, लेंस भी। थोड़ा सा लेंस और मिरर में अंतर यह है कि मिरर में एक साइड पेंट होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, दोनों साइड ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है वो। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बल्ज आउट होता है, बीच में मोटा। और ये कॉन्केव लेंस है, ये देखिए बीच में धंसा होता है, किनारों पर मोटा, बीच में कुछ धंसा होता है। तो ये सब है आपके आगे की क्लासेस में प्रैक्टिकल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपकी अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछिए, बताइए, ठीक है। सबको समझ में आ गया है? हाँ सर जो प्लेन, यस सर जो प्लेन मिरर घर में होता है वो सर कॉन्वेक्स मिरर होता है। नहीं, वो तो प्लेन मिरर है ना। मिरर तीन तरह के होगा ना, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। मिरर तो और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए यहाँ बात हो रही है कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर की, जिन्हें हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, ऐसे कर्वी टाइप मिरर। और प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा होता है ना, स्ट्रेट। जी, और किसी को कोई डाउट? नो सर। तो इतना क्लियर है आज का टॉपिक सबको? यस सर। यस सर। हाँ तो ठीक है। अब इससे आगे का हम लोग जब अगली क्लास हमारी लगती है उसमें हम समझेंगे, कोशिश करेंगे हम कि कल भी एक क्लास मिल जाए ताकि आप लोगों को ये चैप्टर में जितनी चीजें हैं सब एक्सप्लेन कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें, उनके काम का वीडियो हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।